जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर साहूकार की मूर्ख पत्नी की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव सोमपुर में भोला राम नाम का साहूकार रहता था। उसके नाम से ही लोग कर्ज लेने से डरते थे और किसी बड़े विवाद का निपटारा करना हो तो पंचायत उससे राय जरूर लेती थी। भोला राम की गिनती सबसे चालाक, तजुर्बेदार और धूर्त व्यापारियों में होती थी। उसके पास खेत थे, दुकानें थीं और पूरे गांव का आधा हिस्सा कभी न कभी उससे उधार लेकर गिरवी रखा जा चुका था। वह नाप तौल, हिसाब किताब और सूझबूझ में ऐसा माहिर था कि नगर के बड़े बड़े व्यापारी भी उसके सामने दांतों तले उंगली दबा लेते थे। लेकिन उसके घर में जो दूसरा चेहरा था वो उतना ही अजीब और उल्टा था। उसकी पत्नी कमला बेहद सीधी, भोली और दिमाग से कह लें तो बिल्कुल ताजे दूध जैसी मासूम। कोई कह दे कि आसमान में घोड़े दौड़ते हैं तो वह झांक कर आसमान देखने लगती थी। और अगर कोई बोले कि धनिया के बीज से आम का पेड़ उगेगा तो वह उसे गमले में डालकर रोज पानी देती। भोला राम के लिए कमला की मूर्खता एक बोझ थी, पर वह इसे किस्मत समझकर ढोता रहता था। पहले पहल उसने पत्नी को समझाने की कई कोशिशें की। उसे चतुर बनने के लिए किताबें दी, पढ़ाई के लिए मास्टर बुलाया, पर कमला के दिमाग में जैसे कुछ घुसता ही नहीं था। मास्टर साहब भी हार मानकर बोले, साहूकार जी, आपकी पत्नी तो इतनी भोली है कि किसी दिन भिखारी को भी गहने देकर कहेगी, खुश रहो बेटा, मां की दुआ है। ऐसा ही एक किस्सा हुआ जब एक साधु वेशधारी ठग गांव में आया और कहने लगा, मां, तुम्हारे माथे पर दुख लिखा है, अगर सोने की चूड़ियां मुझे दान कर दो तो ग्रह टल जाएगा। कमला ने झटपट अलमारी खोली, चूड़ियां उतारी और दे दी, और वह ठग अगले पल गांव छोड़ चुका था। भोला राम जब लौटा और ये सब सुना तो माथा पकड़कर बैठ गया। कमला, तूने बिना सोचे समझे फिर किसी को गहने दे दिए। कमला बोली, लेकिन उसने कहा था कि ग्रह टल जाएगा और मुझे तो हर ग्रह से डर लगता है। उस दिन भोला राम ने फैसला किया कि अब वह कमला को कभी किसी जिम्मेदारी में शामिल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जिंदगी तो चलती रहती है और कमला की हरकतें आए दिन एक नई मुसीबत बनकर सामने आती थीं। एक बार की बात है, भोला राम की गैर मौजूदगी में गांव का एक और साहूकार धूर्त चंद्रसेन घर आया और कमला से बोला, सुनो बहन जी, भोला राम जी ने कहा था कि 500 मोहरे मुझे दे देना, उन्होंने वादा किया था। कमला ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर बोली, अगर उन्होंने कहा था तो ठीक है, और बिना किसी लिखत पढ़त के 500 सोने की मोहरें निकालकर दे दी। जब भोला राम लौटा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन यह आखिरी वारदात नहीं थी। एक दिन कमला ने मिट्टी के बर्तन वाले से पूछा, भाई, तुम्हारे घड़े का पानी ठंडा कैसे होता है? उसने मजाक में कहा, इसमें चंदन घिसा होता है। कमला ने उसके अगले ही दिन अपने पूरे घर के घड़े लोटे में चंदन की लकड़ियां डाल दीं, सोचकर कि अब पानी शुद्ध और ठंडा रहेगा। भोला राम को अब यकीन हो गया था कि दुनिया उसे चाहे जितना चालाक माने, लेकिन उसकी बीवी की बेवकूफियों के कारण एक दिन उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। गांव के लोग हंसते, बच्चे ताने मारते, देखो, चतुर साहूकार की नादान रानी आ रही है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव में नया अफसर आया था, ईमानदार, सख्त और चुपचाप लोगों की जमीनों के दस्तावेज जांच रहा था। बहुत से लोग जो जमीनें भोला राम से गिरवी रख चुके थे, वे अपने दस्तावेजों की झूठी नकलें तैयार करवा चुके थे ताकि जमीनें वापस मिल जाएं। भोला राम को खबर तक नहीं थी। जब नोटिस आया कि 10 खेत अब उसके नहीं रहे तो उसका माथा घूम गया। वह रात भर जागता रहा। अगली सुबह अदालत के लिए निकलने ही वाला था कि कमला ने उसे एक पुर्जा दिखाया। ये कल एक लड़का गलती से यहां छोड़ गया था। भोला राम ने देखा, वो एक फर्जी दस्तावेज की कॉपी थी जिसमें गांव के मुखिया की मुहर लगी थी, लेकिन वो मुहर उल्टी थी। उसी से सारा खेल पकड़ा जा सकता था। भोला राम भागा भागा तहसील पहुंचा, उस कॉपी के आधार पर पूरे मामले की जांच करवाई और 2 दिन के भीतर ही फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया।
सारे दस्तावेज रद्द हुए और उसकी जमीनें उसे वापस मिल गईं। वह दिन साहूकार की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। शाम को जब वह लौटा तो उसने कमला की तरफ देखा, जो वैसे ही अपने पुराने अंदाज में बैठे बैठे पोंछा लगा रही थी, और पहली बार उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कमला से कहा, तू चाहे जैसी भी है, लेकिन तेरी ये सीधी सादी सोच कभी कभी मेरी सारी चतुराई से बड़ी साबित होती है। कमला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस सोचा कि कागज का रंग अजीब था, इसलिए रख लिया। अच्छा किया ना? भोला राम ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत अच्छा किया। गांव सोंपुर में उस साल बरसात ने जैसे कसम खा ली थी कि एक बूंद भी नहीं टपकाएगी। खेत सूख गए, तालाबों में दरारें आ गईं और जानवरों की आंखों में प्यास की पीड़ा पड़ी जा सकती थी। लोग दिन में आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते और रात में भगवान से पानी की भीख मांगते। ऐसे में भोला राम साहूकार फिर लोगों की उम्मीद बन गया। उसने तो पहले ही अपने घर के पिछवाड़े में एक गहरा कुआं खुदवाकर पानी जमा कर रखा था और घर के गुप्त तहखाने में कई घड़े पानी संजोकर रखे थे। गांव वाले भोलाराम की दूरदर्शिता की सराहना कर रहे थे, लेकिन भोलाराम खुद परेशान था, क्योंकि जब आप अकेले प्यास से नहीं मर रहे, तब बाकी की प्यास आपकी नींद हराम कर देती है। वह सोचने लगा कि कब तक लोगों को मुफ्त पानी देगा। ये तो व्यापार नहीं, घाटा था। उधर कमला की अपनी ही दुनिया चल रही थी। दिन भर पानी की बाल्टी लेकर इधर से उधर भागना, हर गाय भैंस को खुद पानी पिलाना और बच्चों को रोज नहाने को कहना, जबकि गांव में पानी सोने से महंगा हो चुका था। भोलाराम ने एक दिन गुस्से में कहा, कमला, ये पानी यूं बहाते रहोगी तो महीने भर में सब खत्म हो जाएगा। कमला बोली, तो क्या करें? जानवरों को प्यासा छोड़ दें? भगवान ने दिया है तो लुटाना चाहिए ना। भोलाराम ने माथा पीट लिया। पर असली मुसीबत तब आई जब वह 2 दिन के लिए शहर गया और लौट कर आया तो घर में सोने के गहने गायब थे। उसने घबराकर पूछा, कमला, मेरी मां की दी हुई वो सोने की हार, कान के झुमके, सब कहाँ गए? कमला थोड़ी शर्मिंदा सी मुस्कुराई और बोली, मैंने बेच दिए। क्या? क्यों? भोलाराम की आंखें फैल गईं। क्योंकि गांव के बाहर एक बाबा आया था। वो कह रहा था कि उसके पास एक पुराना कुआं है जो जमीन के नीचे बहुत मीठा पानी देता है। वो कह रहा था कि गहने दे दो तो कुआं तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैंने सोचा, पानी से बढ़कर इस समय क्या होगा। भोलाराम पहले तो गुस्से से कांप गया। कमला, वो बाबा ठग था। वो कुआं तो पिछले साल ही सूख गया था। और कोई कुआं ऐसे बिकता है क्या? दस्तावेज लाए, जमीन की नकल ली। पागल हो क्या? कमला सकपका गई। लेकिन बाबा ने तो कहा कि पेड़ की छांव में बैठकर आंख बंद करोगी तो पानी की आवाज सुनाई देगी। भोलाराम चुप हो गया। उसका दिमाग अब गुस्से से खाली और चिंता से भर गया था। उसे यकीन था कि अब गहने गए और उसके साथ उसकी पत्नी की मूर्खता फिर गांव में मजाक बनेगी। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं कमला की मूर्खता को फिर से एक चाल में बदल दूं, तो शायद नुकसान को भी फायदा में बदल सकता हूं। उसने अगले दिन गांव के चौपाल में एक सभा बुलाई और सबके सामने खड़ा होकर बोला, मेरी पत्नी कमला ने बहुत बड़ा पुण्य किया है। उसने सूखे में सबके लिए कुआं खरीदा है। अब जो कुआं उसके नाम है, वह गांव के लिए खोला जाएगा। लेकिन गांव वाले हैरान, सब कान खड़े कर सुनने लगे। जिसने उसे बेचा, वो बाबा असली था या नकली, इसका पता चलेगा जब हम सब मिलकर उस कुएं को खुदवाएंगे। अगर पानी निकला तो गांव की किस्मत बदल जाएगी। अगर नहीं निकला तो मैं खुद उसे ढूंढकर पुलिस के हवाले करूंगा। अब तक वह ठग बाबा गांव छोड़ चुका था, लेकिन भोला राम ने यह सभा ऐसे चलाई कि लोगों में उत्सुकता जाग गई। अगले दिन गांव के लोग, छोटे बड़े बूढ़े नौजवान, सब मिलकर कुआं खोदने चले। कमला भी बाल्टी लेकर पीछे पीछे गई। जब खुदाई शुरू हुई तो शुरू में बस पत्थर और मिट्टी ही निकली। सबको लगा ये बेवकूफी है, लेकिन कुछ ही फीट नीचे अचानक जमीन से नमी महसूस हुई। लोगों में हलचल मच गई और फिर कुछ ही देर में एक पत्थर की तह के नीचे से पानी की धार फूट पड़ी। वो दृश्य ऐसा था मानो सूखे रेगिस्तान में नखलिस्तान मिल गया हो। लोग नाचने लगे, महिलाएं गीत गाने लगीं, बच्चे तालियां बजाने लगे। भोला राम वहीं चुपचाप खड़ा था और उसकी पत्नी
जिसके गहने अब गांव के जल स्रोत में बदल चुके थे, सिर पर आंचल रखे चुपचाप लोगों को पानी पिलाने में लगी थी। अब सब कहने लगे, कमला भाभी तो देवी निकली, उनका दिल साफ था, तभी भगवान ने उस पुराने सूखे कुएं में भी पानी दे दिया। भोलाराम ने उसी शाम एक कागज तैयार करवाया, जिसमें लिखा था कि कमला देवी के नाम का कुआं, सार्वजनिक जल स्रोत। और फिर उसी कागज को दीवार पर टांगकर सबके सामने कहा, मैंने जीवन में बहुत व्यापार किए, लेकिन यह सौदा मूर्खता में लिपटा सबसे बुद्धिमान सौदा था। गांव वालों की आंखों में चमक थी, लेकिन सबसे ज्यादा चमक कमला की आंखों में थी, जो अब भी यही सोच रही थी कि वो बाबा अगर 2 कुएं बेचता तो वो शायद चूड़ियां भी दे देती। कमला की मासूमियत से खोदा गया कुआं गांव के लिए अमृत साबित हुआ था। लोग अब उसे देवी तुल्य समझने लगे थे, और साहूकार, जिसे कभी अपनी पत्नी की मूर्खता से शर्म आती थी, अब उसी भोलेपन की वजह से इज्जत बटोर रहा था। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। तीसरे दिन सुबह सुबह एक अजनबी आदमी घोड़े पर चढ़ा हवेली के बाहर आ पहुंचा। चेहरे पर शातिर मुस्कान, आंखों में चालाकी और कपड़ों में ठाठ बाट, ऐसा जैसे कोई तहसीलदार हो। उसने दरवाजे पर खड़े नौकर से कहा, साहूकार भोलाराम से कहो, कुएं वाला मालिक आया है। वो कुआं हमने बेचा था, लेकिन पानी नहीं। ये सुनकर नौकर हक्का बक्का रह गया। अंदर दौड़ते हुए गया और सारी बात भोलाराम को बताई। भोलाराम ने माथे पर चिंता की लकीरें खींच लीं और जल्दी से बाहर आया। क्या मतलब है तुम्हारा? भोलाराम ने पूछा। उस अजनबी ने जेब से एक कागज निकाला और सामने लहराते हुए बोला, ये देखिए, इसमें साफ लिखा है, यह कुआं स्थानांतरित किया जाता है, परंतु इसमें उपस्थित जल स्वाभाविक तत्व है, जिसकी बिक्री की गारंटी नहीं। यानी तुम्हारी पत्नी ने कुएं का ढांचा खरीदा, पानी नहीं। कमला, जो पिछवाड़े बैठी आटे में पानी मिला रही थी, ये सुनते ही घबरा गई। वह भागकर आई और बोली, सचमुच मैंने सिर्फ कुआं खरीदा, पानी नहीं? अजनबी ने उसी मासूम डर को भांप लिया और झट कहा, हाँ बहन जी, अब अगर पानी का इस्तेमाल करना है तो हर बाल्टी के 10 पैसे लगेंगे। ये सरकारी आदेश है। कमला आंखें झुकाकर बोली, तो फिर हम पानी निकालना बंद कर देते हैं। गलती हो गई। भोलाराम गुस्से में पांव पटकने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोका। सामने खड़ा आदमी जो कागज दिखा रहा था, वह वकीलाना भाषा में लिखा हुआ था, और गांव के लोगों को ऐसी बातों की समझ नहीं थी। अगर ये खेल नहीं पकड़ा गया तो ठग सारा पानी कानून के नाम पर बेचता रहेगा। शाम तक ये खबर गांव में फैल गई। सुनो सुनो, कुएं का मालिक कोई और है, अब से पानी मुफ्त नहीं मिलेगा। गांव में हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने भोलाराम को कोसा, हमें तो लगा था कमला भाभी ने सबके लिए किया, पर असल में ये सौदा तो अधूरा था। कुछ लोग कमला के भोलेपन पर हंसने लगे, तो कुछ उसके आंसू देखकर चुप हो गए। भोलाराम अब तक पूरी बात समझ चुका था। ठग ने जानबूझकर दस्तावेज में जाल बिछाया था, और अब जब कुएं से पानी निकल आया तो पैसे वसूलने आया है। लेकिन उसे जवाब चालाकी से देना था, और ये चालाकी तब और प्रभावी बनती जब उसमें थोड़ा भोलापन भी मिला हो। रात को उसने कमला को समझाया, कल से तुम सबके सामने इस आदमी को उसका हिस्सा देना शुरू करो। 1 बाल्टी पानी के बदले 10 पैसे, जैसे उसने कहा। पर ध्यान रहे, जो पैसे दोगी वो सिर्फ मिट्टी के सिक्के होंगे, असली नहीं। और जब वो पूछे तो कह देना, तुमने कुआं लिया पर असली सिक्के नहीं। कमला पहले तो कुछ नहीं समझी, पर फिर उसने सिर हिलाया। जैसा कहो वैसा करूंगी। लेकिन वो नाराज तो नहीं होगा? भोलाराम मुस्कुराया, अब की बार मूर्खता नहीं, मासूम चाल होगी। अगले दिन कुएं के पास एक छोटी टोकरी रख दी गई, जिस पर लिखा था, कुएं के मालिक के लिए पानी शुल्क। कमला हर बार पानी भरने वाले से 10 पैसे लेती, और फिर वैसा ही मिट्टी का सिक्का उस टोकरी में डालती, और हर बार मीठी मुस्कान के साथ कहती, आपका हिस्सा बाबा जी। चालाक ठग यह सब देखता रहा। जब दोपहर हुई और वह टोकरी लेकर गिना, उसमें सारे सिक्के मिट्टी के निकले। वह आग बबूला हो गया। ये क्या मजाक है? कमला ने मासूमियत से कहा, हमने तो पानी निकाला है, असली पैसे नहीं। वो तो मिट्टी में से ही बना है ना। और वैसे भी तुमने कहा था कि पानी मेरा नहीं है, तो हमने भी कहा।
पैसे तुम्हारे नहीं हैं। गांव वाले हंसी रोक नहीं पाए। ठग चीखा, ये धोखा है, पुलिस में जाऊंगा मैं। तभी भोलाराम सामने आया। हाथ में तहसील का नया दस्तावेज और थानेदार का पत्र था, जिसमें लिखा था कि कुएं की संपूर्ण मिल्कियत अब कमला देवी के नाम है और पुराने कागज झूठे साबित हुए हैं। ठग की पोल खुल गई और गांव वालों ने उसे पकड़कर पंचायत में खड़ा कर दिया। भोलाराम ने आदेश दिया, जो पानी बेचने आया था अब 1 महीने तक सबको मुफ्त पानी बांटेगा। यही उसकी सजा है। ठग की आंखें नीचे झुक गईं और गांव भर में फिर से तालियां गूंज उठीं। कमला एक कोने में खड़ी थी, अब भी ये सोचती हुई कि क्या वाकई मैंने पानी के बदले मिट्टी के पैसे दिए, या वो असली ही थे और गलती से गिरी मिट्टी में गंदे हो गए थे। भोलाराम ने पास आकर उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इसी सोच में वो ताकत है जो बड़े बड़े ठगों को हरा देती है। गांव वालों की निगाहों में अब साहूकार नहीं, उसकी पत्नी ही असली नायक बन चुकी थी। जिसे वो कभी मूर्ख कहते थे, आज उसी की मूर्खता ने उन्हें पानी दिया, ठगों से बचाया और हंसने की वजह दी। कुएं वाले मामले में जब ठग को सजा मिल गई और पानी फिर से सबके लिए मुफ्त हो गया, तो गांव में कुछ दिन चैन का सन्नाटा रहा। लेकिन भोलाराम साहूकार की आंखें अब भी चौकस थीं। उसे महसूस हो गया था कि ठग अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और भी था। कोई बड़ा हाथ जो इन भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाकर अपनी जेब भरना चाहता था। सारे सुराग एक ही ओर इशारा कर रहे थे। गांव के बाहर का जमींदार बिसेसर सिंह, जो कई बार कोशिश कर चुका था कि इस गांव की उपजाऊ जमीनें अपने नाम कर ले। कभी झूठे दस्तावेज बनवाता, कभी गरीब किसानों को लालच देकर उनसे अंगूठा लगवाता और कभी साहूकार को हानि पहुंचाने के लिए चालें चलता। भोलाराम ने पहले तो सोचा कि सीधा शिकायत कर दूं, लेकिन फिर ध्यान आया, जो आदमी इतना चालाक है वो कागज में सब सफाई रखता होगा। अगर बिना सबूत के गया तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। इसीलिए उसने एक चाल सोची। चाल थी सीधी, पर असर ऐसा कि गांव के लोग ताली बजाते थक जाएं। उसने अपने नौकर के जरिए यह खबर फैला दी कि साहूकार ने अब पूरे गांव की जमीनें खरीदनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि उसके पास एक ऐसी मशीन है जो रेत को भी सोना बना सकती है। ये बात आग की तरह फैल गई। 2 दिन में ही बिसेसर सिंह के आदमी भोलाराम से मिलने आ गए और बोले, साहूकार जी, आप तो कोई बड़ा खेल कर रहे हैं। क्या सौदा है? भोलाराम ने मुस्कुराकर कहा, बस एक छोटी सी बात है। जिस किसान की जमीन में सोने के अंश मिलेंगे, उसी को मैं 2 गुनी कीमत दूंगा। पर शर्त यह है कि जमीन पहले मेरे नाम करनी होगी, तभी टेस्टिंग होगी। विशेषर के लोगों की आंखें फैल गईं। अब तो लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा, अगर ये खेल चल निकला तो हम पहले ही जमीन उसके नाम करवा लेंगे और फिर वही जमीन बिसेसर बाबू के हवाले कर देंगे। साहूकार को तो यूं ही लूट लेंगे। पर इस बार भोलाराम ने कमला को भी खेल में शामिल किया, वो भी अपनी भोली भाली शक्ल और मूर्खता के नाम पर। कमला, तुम्हें याद है वो बर्तन वाला जो तांबे की थाली पर हल्दी रगड़कर सोना दिखाता था? कमला मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था वो जादू। तो अब वही खेल करना है, लेकिन इस बार सच में नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए। कमला को समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन उसने हामी भर दी। तीसरे दिन पंचायत में भरी भीड़ के सामने एक मिट्टी का ढेर लाया गया और भोलाराम ने ऐलान किया, इसमें सोने की रेखा छुपी है। अगर मेरी पत्नी के हाथों में लगे हल्दी से इसका रंग बदले तो समझो यह जमीन बेशकीमती है। कमला को एक थाली दी गई, मिट्टी फैलाई गई, हल्दी घिसी गई और फिर थाली में जब रंग बदला तो लोग चौंक गए। कुछ अंश सचमुच चमकने लगे। वो तो भोलाराम ने पहले ही हल्दी में थोड़ी सी पीतल की धूल मिला रखी थी। बिसेसर के लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे जमीनें नाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने एक ही दिन में 15 किसानों से जमीन लिखवाई, भोलाराम ने तुरंत अपने एक पुराने दोस्त, तहसील के क्लर्क, को सूचना दी कि कुछ लोग झूठे दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़प रहे हैं। क्लर्क, जो पहले से चेताया गया था, साथ में थानेदार को लेकर पहुंच गया। अब गांव की पंचायत में भोलाराम ने उन सभी कागजों को उठाकर दिखाया और कहा, देखिए,
इन सब पर हस्ताक्षर एक ही आदमी के हैं, वही जिसने पहले कुआं बेचा था। ये सब बिसेसर के आदमी हैं जो गांव को निगलने आए हैं। पंचायत भड़क उठी। सारे किसान जो बेवकूफ बन गए थे एक साथ बोले, हमने तो नाम नहीं बदला था, हमने तो बस भरोसा किया था। कमला वहीं खड़ी थी, अब भी कुछ नहीं समझ रही थी कि ये खेल हुआ कैसे। ठग पकड़ा गया, दस्तावेज जब्त हुए और बिसेसर सिंह को नोटिस भेजा गया। गांव की जमीनें सुरक्षित हो गईं। कमला धीरे से भोलाराम के पास आई और फुसफुसा कर बोली, पर तुमको कैसे यकीन था कि मेरी थाली देखकर लोग मान लेंगे? भोलाराम मुस्कुराया, क्योंकि लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा होता है और भोली बातों पर जल्दी यकीन आता है। और तुम जैसी मासूम दिखने वाली औरत अगर कहे कि इसमें चमक है, तो लोग सोचना बंद कर देते हैं, वो मान लेते हैं। कमला कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो क्या मैं सचमुच मूर्ख नहीं हूं? भोलाराम ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम्हारी मूर्खता ही मेरी सबसे बड़ी चाल है, और वो चाल इतनी मासूम है कि खुद भगवान भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। गांव में अब बात फैल गई थी। साहूकार की पत्नी को मत समझो हल्की, उसकी भोली आंखों में भी चाल होती है। अब तक गांव में भोलाराम साहूकार और उसकी पत्नी कमला का नाम हर जुबान पर था। जो लोग कभी उसकी पत्नी की बुद्धिहीन बातों पर हंसते थे, अब उसकी मासूम सूझबूझ को एक अद्भुत वरदान मानने लगे थे। लेकिन गांव की हवा जितनी जल्दी बदलती थी, उतनी ही जल्दी फिर किसी साजिश की गंध भी फैला देती थी। इस बार जो माया रची गई थी, वह थी गांव के असली नेता प्रधान हरिपाल द्वारा। प्रधान और विशेषर सिंह के बीच गुप्त सांठगांठ चल रही थी। उन्होंने तय किया था कि पहले भोलाराम को अलग थलग करो, फिर धीरे धीरे गांव की पानी, जमीन और पंचायत तीनों ताकतों पर कब्जा कर लो। ठग, जो कुएं वाले मामले में भोलाराम से मात खा चुका था, अब प्रधान के पाले में जा बैठा। पंचायत बुलाई गई। गांव वालों को लगा कि शायद कोई न्याय होगा, लेकिन भोलाराम जानता था यह सब एक बड़ा जाल है जिसमें उसे फंसाया जाएगा। पंचायत के दिन गांव का चौपाल लोगों से भर गया। प्रधान हरिपाल ने कमान संभाली। सामने भोलाराम, कमला और उस ठग को बैठाया गया जो अब एक नकली कागज और कुछ गवाहों के साथ आया था, यह साबित करने कि कुएं का असली मालिक वह ही है और पानी पर उसका हक है। प्रधान ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, भोलाराम जी, लगता है आपकी पत्नी ने बिना सोचे एक सौदा कर लिया और अब हम सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सारा गांव सन्न हो गया। कमला एकदम सिटपिटा गई, लेकिन भोलाराम मुस्कुराया। उसके चेहरे पर वही पुरानी चतुर चालाकी लौट आई थी। वह धीरे धीरे उठा, आंखों पर चश्मा ठीक किया और पंचायत में बोलना शुरू किया। मान्यवर प्रधान जी, वह बोला, कहते हैं मूर्खता एक दोष है, पर कभी कभी यही मूर्खता दूसरों की चालाकी को बेनकाब कर देती है। अब ये कहिए कि मेरी पत्नी ने मूर्खता में कुएं का सौदा किया, मान लिया, लेकिन वह पानी क्या आसमान से टपका था जो अब कोई आकर कहे कि पानी मेरा है, कुआं तुम्हारा? लोगों के चेहरों पर हंसी छूट गई, पर भोलाराम नहीं रुका। अब आप सोचिए, अगर मैं आपकी चारपाई खरीद लूं और आप कहें कि उस पर लेटने का हक अब भी आपका है, तो फिर मैं वो चारपाई क्यों खरीदता? प्रधान झेंप गया, लेकिन भोलाराम आगे बढ़ा। और ये जो बाबा जी बैठे हैं, उसने ठग की ओर इशारा किया, इन्होंने जो दस्तावेज दिया है उसमें जिक्र है कि कुएं का ढांचा बेचा गया, पर पानी नहीं। चलिए, इस तर्क को मान भी लें। तो अब मैं प्रधान जी से पूछता हूं, यदि कुआं सिर्फ मिट्टी और दीवारों का नाम है और पानी एक स्वतंत्र तत्व है, तो क्या कोई भी पानी को बेच सकता है? प्रधान हकलाते हुए बोला, वो तो प्राकृतिक संपत्ति है। बहुत अच्छा, भोलाराम ने उसी लय में कहा, तो फिर सरकार के सिवा कोई भी उस प्राकृतिक संपत्ति पर हक कैसे जताएगा? और अगर जताएगा तो वो अपराध है। अब पंचायत में कानाफूसी शुरू हो गई। अब ये बाबा जी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने गलती की, उन्होंने कुआं बेचा, फिर पानी अलग से बेचने आए। अब मैं भी कहता हूं कि उन्होंने मूर्खता की, पर सवाल यह है कि मूर्खता किसकी बड़ी, उस भोली स्त्री की जिसने सबके लिए कुआं खरीदा, या उस व्यक्ति की जिसने अपने ही बेचे कुएं का पानी चुराने की कोशिश की? सन्नाटा पसर गया।
फिर भोला राम ने एक दस्तावेज लहराया जो कि जिला तहसील से सत्यापित था और उसमें लिखा था कि कुएं की संपत्ति और जल उपयोग अधिकार कमला देवी के नाम दर्ज किए गए हैं। और हां, उसने व्यंग्य में मुस्कुराते हुए कहा, अगर अब कोई कहे कि पानी उसका है तो कृपया यह भी बता दे कि हवा किसकी है और सूरज की किरणें किस तहसील में दर्ज हैं। पंचायत में एक पल को खामोशी रही, फिर हंसी की लहर दौड़ गई। ठग की हालत पतली हो गई। प्रधान झेंपकर बगलें झांकने लगा। गांव वालों की आंखों में चमक लौट आई थी। भोलाराम ने आखिरी तीर चलाया। मैं निवेदन करता हूं कि इस ठग के खिलाफ धोखाधड़ी और जनसंपत्ति पर गलत दावा करने के अपराध में गांव की पंचायत कार्रवाई करे और साथ ही यह भी निर्णय ले कि आगे से इस गांव की मूर्खता से कोई खिलवाड़ न कर सके। पंचायत के बुजुर्गों ने मिलकर घोषणा की, कुएं का मालिकाना हक पूर्णतः कमला देवी के नाम है। ठग दोषी पाया गया और गांव की सीमा से बाहर किया जाएगा। और यह भी तय किया जाता है कि मूर्खता पर हंसने की बजाय उसकी मंशा देखी जाए, क्योंकि आज उसी मंशा ने गांव को पानी दिया, न्याय दिलाया और हमें ठगों से बचाया। सब लोग ताली बजाने लगे। कमला ने चुपचाप भोलाराम की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, ये सब कैसे हुआ? भोलाराम ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस तर्कों से जाल बुना, लेकिन उसमें भरोसे का धागा तुमने डाला था। कमला मुस्कुराई। शायद समझी नहीं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब पूरा गांव उसकी उस भोली मूर्खता की कद्र करने लगा था, जो अपने आप में किसी बड़ी अक्लमंदी से कम नहीं थी। गांव की पंचायत में उस दिन ऐसा न्याय हुआ जिसे लोग बरसों तक याद रखने वाले थे। भोलाराम साहूकार के व्यंग्य, तर्क और कानूनी चतुराई ने ठग को एकदम नंगा कर दिया था, बिना तलवार उठाए, बिना ऊंची आवाज किए। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। पंचायत से ठग भले शर्मिंदा होकर बाहर निकला हो, पर अब भी उसके अंदर की चालाकी मरी नहीं थी। उसने 2 दिन बाद तहसील में अर्जी लगा दी कि उसने कुआं बेचा था, पानी नहीं। इसलिए साहूकार और उसकी पत्नी कुएं में पानी भरकर गैरकानूनी कब्जा कर रहे हैं। जैसे ही यह बात गांव तक पहुंची, गांव में फिर हलचल मच गई। अब फिर मामला कोर्ट जाएगा क्या? पानी फिर बंद हो जाएगा क्या? कमला भाभी का क्या होगा? ऐसी फुसफुसाहटें हर तरफ फैल गईं। पर इस बार भोलाराम तैयार था। उसने सिर्फ पंचायत में ही नहीं, तहसील में भी मोर्चा संभाल लिया था। वो सीधे तहसीलदार के दफ्तर गया, सारे दस्तावेज हाथ में लिए और साथ ले गया कमला को भी, उसी भोली सूरत और निश्चल विश्वास के साथ। तहसीलदार ने ठग की अर्जी पढ़ी और भौहें चढ़ाकर पूछा, तो साहूकार जी, क्या वाकई आपने बिना पानी खरीदे कुएं में पानी रख लिया है? भोलाराम हंसते हुए बोला, हुजूर, अगर कोई कुएं की जमीन खरीदे और ऊपर से बारिश हो जाए तो क्या पानी बादलों से केस दर्ज करवाएगा? यह तो वही बात हुई कि किसी ने घर खरीदा और हवा कहे कि मैं बिन किराए के नहीं बहूंगी। इस ठग ने पानी को निजी संपत्ति घोषित कर दिया। अब कल कहेगा कि चांदनी रात उसका है। तहसीलदार की हंसी छूट गई, लेकिन भोलाराम रुका नहीं। उसने एक मोटी किताब उठाई और खोलकर दिखाया। देखिए जनाब, भारतीय भूमि अधिनियम की धारा 14 के कहती है कि यदि कोई जल स्रोत किसी भूमि के भीतर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो और उस भूमि का स्वामित्व वैध हो, तो उस जल स्रोत का अधिकार उसी स्वामी को प्राप्त होता है। अब जब मेरी पत्नी ने कुएं की जमीन खरीदी है और उसी से पानी निकल रहा है, तो इस पानी पर किसी और का दावा कानूनन भी सिर्फ हास्यास्पद नहीं, दंडनीय है। ठग अब पसीना पसीना हो चुका था। उसने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुराख ढूंढ रहा हो भागने का। तहसीलदार ने अब कमला की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, तो बहन जी, आपको कैसे लगा कि इस कुएं में पानी है? कमला ने मासूमियत से कहा, पता नहीं, बाबा ने कहा था। मैंने तो बस सोचा कि पानी बांटने में क्या हर्ज है। उसकी सादगी, उसकी सच्चाई उस कमरे में हर किसी को छू गई। तहसीलदार ने ठग की अर्जी फाड़ कर फेंकी और कड़क आवाज में कहा, तुम न सिर्फ झूठे हो, बल्कि एक ईमानदार स्त्री की श्रद्धा और गांव की जरूरतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कानून तुम पर रहम करता है, पर पंचायत अगर सजा दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठग वहीं तहसील में घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दीजिए साहूकार जी,
बहन जी, मुझसे गलती हो गई। लालच ने अंधा बना दिया था। कमला ने सहमी हुई आवाज में कहा, माफ कर दूं? भोलाराम ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, जिसने पानी बांटा है उसे ही अब क्षमा भी बांटनी है। कमला ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन अब किसी भोले को अपना शिकार मत बनाना। ठग थरथराते हुए उठकर चला गया। जब भोलाराम और कमला गांव लौटे तो लोगों ने फूल बरसाए, बच्चों ने गीत गाए। साहूकार की चतुराई और भाभी की सादगी दोनों ने बचाई गांव की खेती बाड़ी। और उस दिन गांव के चौपाल में एक नया पत्थर गाड़ा गया, जिस पर खुदा था। यह कुआंओं नहीं, यह विश्वास है। यह पानी नहीं, यह सहयोग है। यह मूर्खता नहीं, यह मासूम अक्ल की जीत है। कमला उस पत्थर को देखकर मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, अब तो समझ आ गया, मैंने सच में कुआंओं खरीदा था, और शायद थोड़ा सा सम्मान भी। भोलाराम ने उसकी ओर देखा, उसी नजर से जिसमें गर्व भी था और प्रेम भी। अब गांव के लोग जिस रास्ते से गुजरते थे, वहां एक नई चर्चा छिड़ी होती। कमला भाभी ने फिर क्या किया? साहूकार जी तो चतुर हैं, पर कमला भाभी का जवाब नहीं। और सबसे बड़ी बात, जहां पहले लोग कहते थे मूर्ख पत्नी है साहूकार की, अब वे श्रद्धा से कहते भोली है पर दिल की सच्ची, और अब तो समझदार भी हो गई है। कमला को अब यह एहसास होने लगा था कि उसकी हर हरकत का असर सिर्फ घर तक नहीं, पूरे गांव पर पड़ता है। वह अब बिना सोचे कोई फैसला नहीं लेती थी, लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से आया था, न किसी सिखावन से, न किसी डर से, बल्कि अनुभव से। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवेली के आंगन में नीम की छांव के नीचे कमला बैठी थी, तो भोलाराम उसके पास आकर बैठ गया। हाथ में दो प्याले थे, एक में गर्म चाय, दूसरे में वही हल्दी जिसे कभी कमला ने थाली में घिसकर चमत्कार कर डाला था। कमला, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने बहुत कुछ बदल दिया। कमला धीरे से बोली, मुझे लगता था मैं कुछ समझती नहीं, लेकिन अब लगता है अगर मन साफ हो तो धीरे धीरे समझ भी आ ही जाती है। भोलाराम ने सिर हिलाया, और अगर साथ में कोई धैर्य रखने वाला हो, जो गलतियों पर डांटे नहीं, समझाए, तो मूर्खता भी एक दिन अक्ल की गुरु बन सकती है। कमला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पर मैं तो अब भी बहुत कुछ नहीं समझती। कई बार डर भी लगता है कि अगली बार कुछ गलत न कर बैठूं। भोलाराम ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, डरना मत। जो गलती से डरता है वो कभी सीख नहीं पाता, लेकिन जो गलती को समझकर आगे बढ़ता है वही समझदार बनता है। कमला ने धीरे से चाय का घूंट लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, तो अब तुम मुझे मूर्ख नहीं समझते? भोलाराम ने हल्की हंसी में जवाब दिया, अब मैं तुम्हें वो समझता हूं जो मैं खुद कभी नहीं बन पाया, मासूम मगर असरदार। तुम्हारी सादगी में वो ताकत है जो मेरी चतुराई में नहीं थी। उधर गांव में भी बदलाव आने लगे थे। स्कूल में बच्चों को अब कमला पाठ पढ़ाया जाता था, एक छोटी सी कहानी जिसमें बताया जाता कि कैसे एक औरत ने अपनी सरलता से गांव को पानी, सुरक्षा और सम्मान दिलवाया। पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, क्योंकि अब लोग मानने लगे थे कि स्त्रियां भले भावुक होती हैं, लेकिन निर्णय लेने में पीछे नहीं। एक दिन गांव की सभा में जब प्रधान बदलने की बात आई, तो कई लोगों ने एक नया नाम सुझाया, कमला देवी। कमला मुस्कुराकर बोली, मैं प्रधान बनने नहीं, समझदार बनने आई हूं। और उस दिन गांव ने पहली बार जाना कि समझदारी केवल किताबों से नहीं, अनुभव और सच्चे मन से आती है। साहूकार और उसकी पत्नी अब सिर्फ एक पति पत्नी नहीं, बल्कि एक जोड़ी बन चुके थे, जिनमें एक की चतुराई थी तो दूसरे की मासूम दृष्टि। एक समस्या को सोचता था तो दूसरा उसे महसूस करता था। और अंत में जब गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी ने सभा में कहा, अब इस गांव को डर नहीं लगता मूर्खता से, क्योंकि यहां मूर्खता भी सिखाती है। अगर साथ हो समझदारी का, तो सबने तालियां बजाईं। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वह अब हर घर में जी रही थी। कमला अब भी वैसी ही थी, कभी कभी भोली बातें कहती, अनजाने सवाल पूछती, पर अब लोग हंसते नहीं थे, वो सुनते थे। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। समझदारी सिर्फ बोलने में नहीं, सोचने और सही समय पर सही चाल चलने में होती है। मूर्खता में भी शिक्षा छिपी होती है, अगर उसका मार्गदर्शन कोई चतुर इंसान करे।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।